हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। आज एनडीए की इस क्लास में हम एक 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का जो हेडिंग है वो है सेट। ओके, सो सेट एक ऐसा टॉपिक है जो एक 11th क्लास का स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं। एनसीईआरटी में हमें फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है, बट ये टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और ये नंबर ऑफ जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं 11 क्लास 11 और 12 से रिलेटेड उन सब में ये इंटरलिंक करता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा बहुत आराम से स्टडी करेंगे, इसके सारे पैरामीटर्स हम आराम से डिस्कस करेंगे और हमें देखेंगे कि सेट के अंदर कितने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हम बना सकते हैं और ये कितने टॉपिक्स अभी आप अपनी क्लास 11th और 12th में करेंगे उसमें ये कितनी तरीके से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज द सेट। हम सेट स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। कुछ इसकी मैथमेटिकल टर्मोलॉजीज के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैथ्स का टर्मोलॉजीज क्या होता है ना। देखिए, कोई एक्सप्रेशन है सेट का, वो कैसे होता है, इसका कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अगर सेट की स्टडी कर रहे हैं तो देखिए हमको कोई एक कैपिटल लेटर हमें यूज करना है। ए से लेकर जेड तक हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, पहली चीज, राइट। और इसका जो सिंबल होता है सेट को डिफाइन करने का, वो सिंबल ये होता है कि ए इक्वल्स टू में दिस वन, ये एक सिंबल। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सेट का सिंबल क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको जो सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए इक्वल्स टू दिस इज द एनी सेट। तो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है, सेट में हमको करना क्या, हमें क्या चीज स्टडी करना है, ऐसा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट के बारे में। तो देखिए, सेट के अंदर हम यहाँ पे कोई एक केस के बारे में स्टडी करते हैं, कोई एक वैलिड टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि सपोज मैंने आपसे कहा कि मुझे एक ऐसे नंबर्स बताइए नेचुरल नंबर में जो 1 से लेकर 10 तक बिलोंग करते हैं और वो सभी प्राइम नंबर हो, ओके, और उनको सब एक जगह गैदर कर लो आप। तो सेट का मतलब क्या होता है कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने आपको एक केस दिया है और मैंने आपको क्या बोला है, प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक आपसे बोले हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, हमारा 10 तक। इसके अंदर वो सारे नंबर जो हमें मिल रहे हैं वो सारे आप एक जगह गैदर करके बता दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि लेट दिस इज द सेट ए, और हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक। तो देखिए 1 को हम प्राइम कभी काउंट करते नहीं है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, एक प्राइम हमें 3 मिल जाएगा, प्राइम हमारे पास में 5 आ जाएगा, प्राइम हमारे पास 7 हो जाएगा। तो हम देखेंगे देयर आर द 4 हमको यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे जो किसी प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे अब आप समझ गए होंगे हम ऐसे नंबर ऑफ केसेस स्टडी कर सकते हैं किसी सेट के अंदर। तो सेट का यूज क्या है, तो सेट का यूज होता है कि कोई भी आपको एक टर्मिनोलॉजीज दी गई है, कोई भी आपको एक कंसेप्ट दिया गया, उस कंसेप्ट को आपको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम 10 क्लास के अंदर आपसे बोले कि हमने एक इक्वेशन आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स आ रहे हैं उसका हमें सेट के फॉर्म में रिजल्ट बताइए आप, सेट के फॉर्म में। तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और अल्फा का वैल्यू अगर हम 1 कंसिडर करें और बीटा 2 हो जाए तो सेट ए जो है इसके अल्फा और बीटा को बिलोंग कर रहा था। तो हम देखेंगे इसका जो रूट्स आ जाएगा, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन वी कंसिडर दैट रूट इज 1, 2। सो ऐसे सारे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज को हम सेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक एग्जांपल था, ऐसे हम यहाँ पे n नंबर ऑफ एग्जांपल लेके इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो हमारे पास में सेट के अंदर हमें कोई एक केस गिवन होगा, सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं हम रिजल्ट्स को इस फॉर्म में मेंशन करते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था आपके दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए हम इनको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला केस। अब चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या डिस्कस करना है सेट के अंदर, तो देखिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, राइट। और एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये जितने भी आप देख रहे हैं नंबर्स, ये सेट ए का एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेट ए का एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे सेट इसको बी भी लिख सकते थे, आप इसका सेट का लेबलिंग कुछ भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, 3 ए को बिलोंग करता है, 5 ए को बिलोंग करता है, 7 ए को बिलोंग करता है। सिमिलरली सेट बी का एलिमेंट हमारे पास 1 और 2 है। तो हम यहाँ पे जब सिंबल यूज करते हैं एलिमेंट्स का, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक सेट ए है तो ये A1, A2, A3 हर एलिमेंट्स के आगे आप यहाँ पे कॉमा अप्लाई करेंगे और इस प्रकार से हम देखते हैं AN तक, यहाँ तक नंबर ऑफ हम क्या मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि A1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए कर रहा है। तो ये बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है इसको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A1 बिलोंग्स टू ए या A1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली A2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए या A2 बिलोंग्स टू ए। तो सिमिलरली हम जितने भी एलिमेंट्स किसी ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, बहुत इजीली डिफाइंड हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे देखें तो 2 बिलोंग्स टू ए, सही बात है, लेकिन आप देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ 9 बिलोंग्स टू ए, इट इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। तो ये नॉट बिलोंग्स टू को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए जो एलिमेंट ए का है वो इजीली इस फॉर्म में डिफाइंड होगा, और अगर वो एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसको इस फॉर्म में डिफाइंड करेंगे। तो एलिमेंट को डिफाइंड करने का तरीका इस तरीके से भी हो सकता है कि वो उसका पार्ट हो सकता है और वो उसका पार्ट नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइंड हम इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, रिवाइज कर लेते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस करा कि किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में। सेकेंड थिंग हमने डिस्कस करा कि जब उसके अंदर कोई एक केस से रिलेटेड कोई डेटा हमारे पास होगा तो उस डेटा को जब हम मेंशन करेंगे तो उसको हम मेंशन करते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में, और एलिमेंट A1, A2, A3 इस प्रकार से ये कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने सेट को जो डिफाइन करा वो एलिमेंट की इस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करा। तो एक बेसिक कंसेप्ट था। चलिए अब थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सेट का अगर हमने ये बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है तो अब हमें देखते हैं कि हमें ये जो सेट का फॉर्मेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो चलिए सेट का फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेट का फॉर्मेशन डिस्कस करें तो देखिए सेट का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहे हैं आप एक फाइनाइट सेट डिफाइन कीजिए। फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि सेट ए इज बिलोंग्स टू, ए इज बिलोंग्स टू, ए किसको बिलोंग कर रहा है, वॉवेल्स को। ओके, ए बिलोंग करता है वॉवेल्स को। और एक सेट हम बी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बी इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो देखिए इन दोनों सेट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होगा, कहाँ पे हम फाइनाइट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और कहाँ पे हम इनफाइनाइट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सेट ए को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू। हम देखेंगे यहाँ पे तो हमको इस प्रकार से हम सभी कैपिटल ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो लेटर मिलेंगे, आप स्मॉल भी ले सकते हैं, तो इसको हम कैपिटल एक्स ले लेते हैं ए की जगह पे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो सर ए हो सकता है, ई, आई, ओ और यू, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको जो लेटर्स मिले वो इस फॉर्म में मिले। ये मैटर नहीं करता कि आपने उसको कैपिटल फॉर्म में डिफाइन कराया जब तक कि आपको वो स्पेसिफिक कंडीशन ना गिवन हो। तो आप चाहें तो यही कैपिटल एक्स आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, देयर आर द सेम कॉन्सेप्ट। तो आप देखेंगे एक सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है और एक कंडीशन बाद में सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जब एक लिमिटेड एलिमेंट्स के बाद हम इसको लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अब इसके आगे हम मेंशन नहीं कर सकते, वो उस केस को डिफाइंड नहीं करेगा जहाँ पे वो अब इससे ज़्यादा एलिमेंट्स और आ नहीं सकते हैं।
ऐसे सारे जितने भी सेट्स होते हैं, ऑल दीज सेट्स आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। हम इन सबको क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज ए फाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर हम सेकंड एग्जांपल लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ सेट बी, तो देखिए अगर हम सेट बी को अगर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो सेट अगर हम बी को डिफाइन करें यहाँ पे, तो देखिए सेट बी अगर हम यहाँ लें, तो सेट बी इज बिलोंग्स टू 1, 2, 3। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो है हम इसको एक टर्म के बाद में हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ऑल द नंबर्स बिकॉज दिस इज द इनफाइनाइट नंबर। सो 1, 2, 3, 4 अप टू डेश 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 आप देखेंगे तो क्या करेंगे, आप इस सेट को छोड़ देंगे। तो ये सेट अपने आप में डिफाइंड सेट था। आप देख रहे हैं दोनों सेट हमने यहाँ पे डिफाइंड सेट कंसिडर करें। फर्स्ट सेट जब हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट सेट के अंदर हमको दिखता है कि एक सेट एक लिमिटेड टाइम के बाद में ओवर हो जाएगा, लेकिन एक सेट क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करेगा। तो ये दैट इज कॉल्ड द सेट बी। सो अगर हम सेट का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं कि सेट जो होगा वो किस प्रकार से डिफाइंड होगा, तो वो एक फाइनाइट भी हो सकता है और एक वो इनफाइनाइट टर्म को भी डिफाइंड करेगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें कि फैक्टर ऑफ 24 को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, आप इसे सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए, राइट। तो देखिए आप हमें इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो दैट इज द सेट के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करा, राइट। तो सेट ए इज इक्वल्स टू, देखिए 1 जो है वो 24 का फैक्टर होता है, इज ट्रू। 2 इटसेल्फ अ फैक्टर ऑफ 24, अगेन ट्रू। आप देखेंगे 3 जो होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। 4 की टेबल में 24 होता है, अगेन ट्रू। 5 हम देखेंगे नॉट पॉसिबल, 6 देखेंगे बिल्कुल पॉसिबल, 7 इज नॉट पॉसिबल, 8 इज अ पॉसिबल, 9 इज नॉट पॉसिबल, 10 इज नॉट पॉसिबल, 11 इज नॉट पॉसिबल, 12 इज पॉसिबल एंड लास्ट नंबर इज द 24। 24 खुद एक फैक्टर होता है। इसका मतलब आप देखेंगे तो दीज आर द सेट विच बिलोंग्स टू द फैक्टर ऑफ 24। ये 24 के फैक्टर्स को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने इस एक फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करा और फाइनाइट सेट के अंदर हमने देखा यहाँ पे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर हम आपसे कहें कि आप मुझे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन करके दिखाइए, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स डिफाइन करें, और हम जानते हैं कि इंटीजर्स ये एंड नहीं करना है हमें, तो हम इनफाइनाइट नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट डिफाइन कर सकते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करा, हमने सेट का फॉर्मेशन डिस्कस करा, हम सेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के अंदर जितने भी केसेस की स्टडी होगी वो एलिमेंट के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑल द एलिमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे वो बिलोंग कर रहे हैं इसको। इसके दो तरह के नेचर्स आप देख सकते हैं। इसका जो पहला नेचर होगा दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट, और एक हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट ये हमें टू टाइम्स, दो प्रकार से हम इसको, दे आर द टू वेज टू बी रिप्रेजेंट बाय द एनी सेट्स। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस करना है, देखिए हमें सेट डिस्कस करना है हाउ टू रिप्रेजेंट द, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेट। आप किसी भी सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द एनी सेट, आपको सेट को डिफाइंड करना है तो आप उसको हाउ मेनी, आपके पास कितने वेज हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो चलिए अगर हम किसी सेट को डिफाइन करते हैं तो हम उसको कितने तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको बेसिकली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकेंड, ठीक है। हम इसको बोलते हैं दैट इज द रोस्टर फॉर्म या टेब्यूलर। ये टर्म हमको कम देखने को मिलती है बट हमें पता होना चाहिए, दैट इज अ टेब्यूलर फॉर्म। एंड सेकेंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रोस्टर एंड द टेबुलर फॉर्म, और सेकंड इज द यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। सो अगर हम बात करें कि एक सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल हैं, कितने वेज हो सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द वेज। हम फर्स्ट वेज डिस्कस करेंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, एंड दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए हम यहाँ पे आपको दोनों को डिफाइन करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हाट द कंसेप्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म हियर,
तो रोस्टर फॉर्म का अगर हम डेफिनेशन डिफाइन करें, द सेट विच represent in form of elements। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, ये एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। दिस डजंट मीन दैट ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, डजंट मीन दैट। बट हम बात कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म की, कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ऐसा सेट जो एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, तभी हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये देखिए ऑल द एलिमेंट्स, आप देखेंगे ये सभी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी फॉर्म आपने देखे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए एलिमेंट फॉर्म। ये सभी आपको एलिमेंट्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। सो अगर हम सेट ए को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे भी हमने इसके पहले प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हमने 24 का फैक्टर यहाँ पे डिफाइन करा था। ये 24 का फैक्टर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई सेट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो वो उसका रोस्टर फॉर्म कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म को डिफाइन करना है, तो सर एक सेट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रोस्टर फॉर्म है, और सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया और मैंने सेट डिफाइन करा कि मुझे 1 से लेके 100 के स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट। या हमें मान करना है 1 से लेके 10 का स्क्वायर निकालना है, ओके। तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर देखिए 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमें 16 मिल जाएगा। ऐसे ही हम करेंगे तो लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें 100 मिल जाएगा। ये उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नंबर्स के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जब सेट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो ऐसा सेट जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे तो हमें ये फॉर्म थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, हमें दूसरा जो फॉर्म था वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपका पहला केस था। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सेकंड को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर फॉर्म। दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले तो सेट बिल्डर और रोस्टर में क्या डिफरेंस है। रोस्टर आपने देखा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंट किसको करेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। या तो किसी स्टेटमेंट्स को हमें दिया जाएगा और हमें उसको डिफाइंड करना होगा, ओके। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं 24 के फैक्टर का, जो कि कौन सा फॉर्म कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो देखिए 24 का जो फैक्टर था अभी हमने मेंशन करा था, एक बार उस क्वेश्चन को फिर से ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिए थे वो आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सिंबल सीखेंगे। ये सभी एलिमेंट जितने भी हैं, हम इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल आर रिप्रेजेंट बाय द ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। तो सपोज मैंने माना कि ये कोई वेरिएबल है और मैंने इसको कंसिडर करा स्मॉल एक्स। ऑल आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एक्स, सभी स्मॉल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या, देखिए हमको उसको डिफाइन करना है। हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे, देखिएगा ये आप सिंबल करेंगे ऐसा। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आप यहाँ पे लिखेंगे x एंड दैट साइन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सच दैट। हम इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बोलेंगे इस प्रकार से, ओके। ये इसका मीनिंग है। तो x सच दैट, दिस इज सिंबल ऑफ सच दैट। कई बार हमको ये सिंबल ऐसा देखने को भी मिलता है, लाइक दिस, ये भी सिंबल पॉसिबल है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सिंबल देखेंगे कम देखने को मिलेगा, आपको ये सिंबल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं।
तो हमने देखा x इज सच दैट x इस प्रकार से है, इस टाइप से है। कैसा है x? तो देखिए हम उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे, x इज सच दैट x। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट डाउन करना है इंग्लिश में। मेरा स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसका मीनिंग सेम आना चाहिए। तो यहाँ हम जो स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं वो सिंपल इंग्लिश का एक सेंटेंस होता है, वो उसको आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। x such that x belongs to anything x, you can apply this term, x is represent, ये टर्म यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये टर्म यूज नहीं करना तो आप करेंगे x is belongs to। अब अगर आप ऊपर वाली टर्म लेते हैं देखिए क्या लिखेंगे, x is represent factor of 24। अगर आप ये सेंटेंस के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप नीचे वाले सेंटेंस के साथ जाना चाहते हैं तो यू विल मेंशन दैट x बिलोंग्स टू फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, x इज अ फैक्टर ऑफ 24। इट मीन्स दैट यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ द सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बट जो सेट आप बताना चाहते हैं उसका मीनिंग प्रॉपर निकलना चाहिए आपके सेंटेंस से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सेट को डिफाइन करना चाहते हैं, आप सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं या आप रोस्टर फॉर्म में करते हैं, आपका जो भी सेट का नेचर होता है वो यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा, हम यहाँ पे देयर आर द टू डिफरेंट वेज, उन वेज से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म, और इसके पहले जो हमने डिस्कस करा था वो कौन सा फॉर्म था, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो दीज आर द टू डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन इजीली अप्लाई। आई रिपीट अगेन, ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो x बिल्कुल उस सेट को डिफाइन करना चाहिए जो एक्चुअल में है। तो देयर आर द टू वेज। तो चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने सेट का सिंबल डिस्कस करा आज यहाँ पर। सेकेंड हमने डिस्कस करा सेट के अंदर एलिमेंट साइन A1 A2 A2। फिर हमने सेट के दो फॉर्मेट डिस्कस करे, एक होगा फाइनाइट और एक होगा इनफाइनाइट। फिर हमने डिफाइन करा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमने डिस्कस करा कि या तो हमारे पास में रोस्टर फॉर्म होगा या टेबुलर फॉर्म, और नहीं इसके अंदर एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे, या हमने डिस्कस करा सेट बिल्डर फॉर्म, इसके अंदर हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम सेट का जब डिस्कस करते हैं तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो कहलाता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं सर, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें कि सेट कैसे फ्रेम किया जा सकता है, उसके लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले वो केस इजीली डिफाइंड होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम आपसे ये कहें कि राइट द नेम ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इजीली वी कैन राइट डाउन, क्योंकि हमें उनके सबके नेम पता है। ओके, अगर हम डिफाइन करें ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, चाहे हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करें या रोस्टर फॉर्म में, बहुत इजीली डिफाइंड कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट वे। बट कुछ ऐसे सेट होते हैं जो इजीली डिफाइंड ही नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। अब डिफाइंड के अंदर क्या होगा, जिसको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वो जिसको फाइंड किया नहीं जा सकता। जैसे सबसे अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें कि सबसे ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द अर्थ या इन द इंडिया, अगर हम बात करें, इट इज नॉट डिफाइंड। ब्यूटी कभी डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट या इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट डिफाइंड। रिचेस्ट पर्सन हम बात करें, इट इज नॉट डिफाइंड। रिचेस्ट का मतलब ये नहीं होता है हम कि हम कई हमारे बिजनेसमैन के हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर दें, नो, रिचेस्ट वो नहीं, उनसे भी ज्यादा रिचेस्ट है, और रिचेस्ट अपने आप में डिफाइंड नहीं है। ओके, सो डिफाइंड टर्मिनोलॉजी और नॉन डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो सेट उसी को फ्रेम करेगा जो डिफाइंड होगा। ब्यूटीफुल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कोई ब्यूटीफुल लग सकता है वो मुझे नहीं लग सकता। क्लियर है? ओके, कोई आपके आप अगर उसको इंटेलिजेंट मानते हैं, मैं उसको इंटेलिजेंट नहीं मान सकता, बिकॉज इंटेलिजेंस इज नॉट डिफाइंड, ऑनेस्टी इज नॉट डिफाइंड, पुअर इज नॉट डिफाइंड, ओके, रिच इज नॉट डिफाइंड,
इंटेलिजेंसी इज नॉट डिफाइंड, एन नंबर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच नेवर बी डिफाइंड, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। जब हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते तो कभी वो एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं आ सकती, या कभी भी उसको हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो हम हमेशा सेट का वही पार्ट स्टडी करते हैं जो किस फॉर्म में होता है, वो हमेशा एक डिफाइंड पार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये स्टडी करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई एक सेट स्टडी करेंगे वो ऑलवेज एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जितने भी आपके पास में यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे वो अपने आप में वेल डिफाइंड होना चाहिए, आप उनको बहुत इजीली डिफाइन कर सकें, अदरवाइज वो हमारे सेट का पार्ट नहीं होगा। तो देखिए सेट के अंदर हम जो स्टडी कर रहे थे उसके अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था कि क्या हर किसी का सेट बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब हर केस का सेट पॉसिबल नहीं है उसको बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस करा। अब हम सेट्स का बेसिक जो पैरामीटर्स होता है हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कि सर इसका सिंबल और भी कुछ हो सकता है क्या? सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट होता है, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है सेट को डिफाइन करने का? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम सेट को डिफाइन करेंगे। अभी हमने देखा यहाँ पे कि कर्ली ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज कर्ली ब्रैकेट, बट वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। मतलब आप इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। सर व्हाट द मीनिंग ऑफ द वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम में बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको एक ओवल शेप, आप चाहें तो एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, डजंट मीन दैट कि हमेशा वो ओवल ही हो। कोई भी आपको एक क्लोज यहाँ पे एक बाउंड्री को डिफाइन करना है ऑलवेज, राइट? तो ऐसा जो एक्सप्रेशन आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ये वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में तो सपोज हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर सारे लेटर जो हैं ए है, ई है, आई, ओ एंड यू, तो दैट इज द सेट ए। आप चाहे ऐसे लिखें या इसको इस फॉर्म में लिखें, मीनिंग ऐसा एक्सप्रेशन आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। तो हम जब किसी सेट को डिफाइन करते हैं तो सेट को डिफाइन करने का दिस इज द अनदर वे, आप उस सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में भी डिफाइंड कर सकते हैं। सो आपने देखा कि हमने यहाँ पे सेट के 2 फॉर्मेट डिस्कस कर लिए, सेट का फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन डिस्कशन कर लिया, और हमने देखा कि सेट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के आपके सेट्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग। तो इस प्रकार से हमने 3 हेडिंग डिस्कस कर ली। हमने फर्स्ट हेडिंग डिस्कस करा व्हाट इज द सेट, उसका कॉन्सेप्ट सीखा, उसका कर्ली ब्रैकेट वेन डायग्राम, उसको एक ही कॉन्सेप्ट समझे। सेकंड हमने देखा कि सेट के अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट होगा। थर्ड हमने देखा वो डिफाइंड होना चाहिए, जो भी हमने डिस्कस करा। और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर या रोस्टर फॉर्म होगा। अब हम देख रहे हैं कि सेट कितने टाइप से होते हैं। अब हम सेट के टाइप स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नल सेट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। नल सेट, इसका हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द नल सेट, एम्प्टी सेट, या एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज करती है दैट इज कॉल्ड द PHI, फाई सेट, जिसको हम डिफाइंड करेंगे हमेशा इस सिंबल्स, always be represented by this symbol, phi set. So this is the very important, ये कॉम्पिटिटिव एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। सो हम पहला जो टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट या फाई सेट के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं कि सर ये होता क्या है। सो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैंने आपसे कहता हूँ कि यू हैव ए डाइज, आपके पास एक वैलिड डाइज है, राइट? ओके, and this is the 1 2 3 4 5 and 6, these are the numbers। यहां पे आपने इसको रोल करना है, ओके, वो भी 1 टाइम्स। हम जानते हैं कि 1 टाइम हम इसको रोल करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 and 6, ओके। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए, देखिए ये आप समझिएगा ये डिफाइंड है, ओके, इसको अनडिफाइंड नहीं मानेंगे जो मैं आपको केस बोलने वाला हूं। मैंने आपसे बोला कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए इस केस से रिलेटेड जिसका आउटपुट जो हो 7 हो, उसका आउटपुट कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए।
जब हम डाइस को थ्रोन करेंगे वो नीचे आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो आउटपुट निकल के आए वो 7 निकल के आए। उस सेट को डिफाइंड करके दिखाइए आप। तो देखिए ये अपने आप में एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, अनडिफाइंड नहीं है, ये दिख रहा है आपको, बट इसके अंदर जो हमने नंबर्स की डिमांड की वो नंबर इसके पास है ही नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट अप्लाई नहीं कर सकते आप। जैसे आप इसको थ्रो करोगे कोई ना कोई नंबर आउटपुट मिलेगा आपको, जैसे उसका आउटकम्स आपको मिलेगा वो आउटकम्स यहाँ डिफाइंड नहीं हो सकता। उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द देयर इज नो एलिमेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी प्लेस पर जीरो लिख देते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, गलत कॉन्सेप्ट है। जीरो अपने आप में एक नंबर होता है। आपके मोबाइल नंबर के अंदर आप देख सकते हैं जीरो का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, आपके घर के एड्रेस में आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है, आपकी गाड़ी के नंबर में आप देख सकते हैं जीरो का कितना इंपॉर्टेंस होता है। वो अपने आप में कोई डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज होती है। अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसकी प्लेस पर अगर आपने जीरो लग दिया, दैट कंसेप्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप कोई भी एलिमेंट यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे किसी एक टर्म को डिफाइन करेगा। इसका मतलब सर यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या हमें कोई सेट ए मिलेगा, तो सेट या सेट ए या बी हम कुछ भी सेट ले सकते हैं, बट हमें आउटपुट 7 चाहिए इस केस का। इस केस का आउटपुट 7 हमें पॉसिबल नहीं होगा। उस कंडीशन में हम हमेशा इस सेट को इस फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमसे कोई बोला जाता है कि हमें नल सेट को डिफाइन करना है कि नल सेट डिफाइंड कैसे हो, तो हमेशा याद रखें आप जो भी सेट यहाँ पे लिखेंगे उसको इस फॉर्म में छोड़ देंगे। ये नल सेट को इस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, सबका एक ही तरीका, क्लियर हो गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो 5 सेट होता है ये अपने आप में क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 5। ये एक 5 सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं आ सकता, आप इसके अंदर जीरो भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास में एक कॉइन है जिसमें हेड और टेल 2 ऑप्शन है, और हम उसको एक बार थ्रोन करें और हम बोले एक बार ही आउटपुट में दोनों एच और टी आ जाए, तो हम जानते हैं कि ये अपने आप में पॉसिबल कंडीशन नहीं होगी। उस स्थिति में क्या कोई सेट फ्रेम कर पाएंगे हम, इसके अंदर कोई सेट फ्रेम नहीं कर सकते। तो इस सेट को जब हम डिफाइन करेंगे वो सेट भी कितना होगा, इट वुड बी अ 5 सेट। तो ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जिसके अंदर हम इस तरह की चीजों को स्टडी कर सकते हैं। एक केस और डिस्कस करते हैं, एक एम्प्टी सेट का अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए इन योर स्कूल देयर आर द 3 स्टूडेंट, दे आर वेरी गुड इन द चेस। ओके, स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 एंड स्टूडेंट S3, all 3 are very good in the chess, and you have anyone go out for any competition। किसी भी एक को बाहर भेज सकते हैं कंपटीशन के, या तो सेट स्टूडेंट S1 जा सकता है, S2 जा सकता है, S3 जा सकता है, या पॉसिबिलिटी नहीं है तीनों में से कोई भी नहीं जा सकता है। ठीक है, हो सकता है इनका कोई भी रीजन रहा हो, कोई एग्जाम हो, कुछ आउट ऑफ स्टेशन हो, या उनके वो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हो, पर चाहे तो स्कूल में किसी भी एक को भेज सकता है, या यहां से आप देखेंगे तो किसी एक को भी नहीं भेजेगा। उस कंडीशन में जब स्कूल से नो वन इज गोइंग आउट फॉर दिस कॉम्पिटिशन, सो आप देखेंगे तो जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट फ्रेम होगा, दैट इज कॉल्ड द 5 सेट। सो एलिमेंट्स आपके पास अरेंज हैं, आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो कई बार आप देखेंगे तो उसको डिफाइंड नहीं करेगा, राइट। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी या 5 सेट। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकंड इज कॉल्ड द सबसेट। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब देखिए टाइप्स ऑफ सेट हमने डिस्कस करा, इसमें फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस करा दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ओके, हम इसका सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, और हम सेकंड टाइप अब डिस्कस करने वाले हैं, और सेकंड टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसेट। सो व्हाट द मीनिंग ऑफ द सबसेट। तो देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं, और हमने एक एलिमेंट्स कंसिडर करा 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द एनी सेट। आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम में भी डिफाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देयर आर द 6 एलिमेंट्स इन दिस सेट ए। अब चलिए हमको इसके अंदर क्या डिफाइन करना है, हमें यहां से सबसेट का कॉन्सेप्ट सीखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। सबसेट का मीनिंग होता है कि क्या इन एलिमेंट्स को यूज करके और भी सेट पॉसिबल है, और भी सेट बनाए जा सकते हैं। क्लियर है। अगर इसको हम बहुत इजी तरीके से समझे कि इंडियन क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर्स हैं, और आज मैच होने वाला है, और 15 में से कोई भी 11 खिलाड़ी आज मैच खेलेंगे,
तो हमारे पास देयर आर 15 प्लेयर्स और उसमें से 11 ही बाहर जाएंगे। क्लियर है? वो 11 को किस में से जाएंगे? उस 15 के अंदर से ही जाएंगे। तो उन 15 के अंदर से जो 11 बाहर निकल के जा रहे हैं वो उसी का तो ही पार्ट है, उस 15 का। क्लियर है? तो जब आप ऐसे एलिमेंट चूज करते हैं जो उस मेन सेट का पार्ट होते हैं, तो वो सारे जो ऑल द सेट्स आर कॉल्ड सबसेट। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो दैट इज द सेट बी। और सपोज मैंने एक एलिमेंट कंसिडर करा, मान लीजिए मैं वन एलिमेंट ही लेता हूं, ओनली वन एलिमेंट आई कैन सिलेक्ट। सो बी is subset of A. B belongs to A. B is a subset of A. और इसको आप सिंबॉलिकली जब डिफाइन करेंगे तो देखिए सबसेट का सिंबल होता है B, दैट इज द सिंबल। B is a subset of A. क्लियर हुआ? तो B जो होगा वो A का क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द सबसेट कहलाएगा। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक नया सेट और B1 ड्रॉ ले सकते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं। सपोज हमने 1, 2, 3, 4 एक और एलिमेंट चूज कर लिया। आप देखेंगे तो B1 इटसेल्फ सबसेट ऑफ A आपको दिखाई देगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, सो B सबसेट ऑफ है, B1 ऑल्सो सबसेट ऑफ है। ऐसे आप यहाँ पे n नंबर ऑफ सबसेट्स क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए कितना बड़ा हमको एक नंबर निकल के आएगा। पर अभी हम सबसेट्स का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो हम कह सकते हैं वी कैन इजीली से दैट B इज अ सबसेट ऑफ A। और इसी में एक कॉन्सेप्ट लगता है सुपर सेट। सर सुपर सेट का मीनिंग क्या होता है? तो A इज अ सुपर सेट ऑफ B। इसको ऐसे बिलोंग ऐसे डिफाइन करते हैं, A इज अ सुपर सेट ऑफ B। यहाँ पे जो A जो होगा वो क्या होगा? सुपर सेट होगा किसका? इट वुड बी अ B। तो आप देखिए B इज अ सबसेट ऑफ A डिफाइन करेंगे तो सिंबल ऑफ इस प्रकार से यूज करेंगे। A इज अ सुपर सेट ऑफ B करेंगे तो उसका सिंबल ऑफ कैसे यूज करेंगे? ऐसे। तो ये इसका तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। चलिए एक छोटा डेटा लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हम कितने सारे सबसेट्स फ्रेम कर सकते हैं। तो आपने देखा, अब हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ या नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट से रिलेटेड आप कितने नए और सबसेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत छोटा सा डेटा लेते हैं हम यहाँ पे 1, 2, 3 और हमें फ्रेम करना है कि हम यहाँ से कितने सबसेट्स बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ से A1 एक सबसेट लें 1 का, पॉसिबिलिटी है। एक सेट और कंसीडर कर सकते हैं 2, ये भी पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। A4 1, 2 itself possible. A5 1, 3 itself possible. A6 2, 6 itself possible. आप देखेंगे तो A7 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये पूरे एलिमेंट्स दोबारा से लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं, 100%। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप अगर क्लास 11th में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप PCM के स्टूडेंट हैं और अभी इस क्लास में मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स क्लास अटेंड कर रहे हैं और इसके बाद फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है और उस फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे तो वही 100 स्टूडेंट फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स सेट फर्स्ट में मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट थे, सेम आपने देखा वही 100 फिजिक्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स अपने आप में एक सेट है, मैथमेटिक्स अपने आप में एक सेट है, लेकिन वही एलिमेंट दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो क्या सारे एलिमेंट सर एक बार और रिपीट किए जा सकते हैं? बिल्कुल, वो एक बार और रिपीट किया जा सकता है, सारे एलिमेंट आप दोबारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 भी पॉसिबल। बट एक केस जो हम नहीं सोच पाते हैं कि सर क्या पॉसिबल है कि हम कोई भी एलिमेंट ना लें? इट इज ऑल्सो पॉसिबल, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब इन एवरी सेट देयर इज अ 5 सेट, हर सेट के अंदर एक 5 सेट होता है। तो आप बहुत इजीली काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देयर आर द 8 एलिमेंट्स, सॉरी 8 सबसेट्स आर द पॉसिबल। A1 itself a subset of A, A2 subset of A3 itself A, similarly A4, A5, A6, A7 और A8। आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 है जो डिफाइंड नहीं दिख नहीं रहा है, पर वो है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन तीनों में से कुछ भी ना लिया जाए वो भी उसी के अंदर से ही आएगा, पॉसिबिलिटी है।
तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम टोटल कितने नंबर ऑफ सेट्स निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेट देखिए यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8। क्लियर है? हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम इसका एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास मात्र 2 एलिमेंट्स होते हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स, क्या पॉसिबिलिटी होती? तो सर A1 हमारे पास 1 हो जाता, A2 हमारे पास 2 आ जाता, A3 में सर 1, 2 दोनों पॉसिबल है, और सर A4 भी पॉसिबल है, सर कुछ भी ना आता। सो दे आर द 4 पॉसिबिलिटीज। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल कितने केसेस निकल के आ रहे हैं? 4 केसेस निकल के आ रहे हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द सबसेट। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। लेकिन जब हम इनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं तो इनको एक टर्म बोल दिया जाता है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? देखिए, द टर्म इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ सबसेट। जब हम इन सभी नंबरों को काउंट करते हैं कि टोटल कितने नंबर, इसके कितने सबसेट्स आ सकते हैं, तो जो काउंटिंग टर्मिनोलॉजी होती है उस काउंटिंग टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं उसके पावर ऑफ सेट। उसके टोटल कितने पावर होंगे, मतलब पावर के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स से तो 8 आपके पास सबसेट्स आए, यहाँ पे 2 एलिमेंट से तो आप देखेंगे 4 सबसेट आए। तो इसका पावर ऑफ सेट्स का जो फॉर्मूला होता है, इसकी स्पेलिंग चूंकि P से स्टार्ट होती है इसलिए यहाँ पे P मेंशन किया जाता है। जिस सेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पे लेटर इस्तेमाल किया जाता है PA, और उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आप देखेंगे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो पावर ऑफ a इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3, आप देखेंगे तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। फॉर द एग्जाम्पल हम इस सेट को a की जगह पे b सेट लिख लेते हैं, और हमसे बोला जाता है कि इस सेट का PB कितना आ रहा है। देखिए, जब भी P टर्मिनोलॉजी आएगी, P इज अ फिक्स्ड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप P देखेंगे, P मेंशन है, इसका मतलब वो पावर आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपसे बोला गया PB कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो PB मतलब 2 टू दी पावर n आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ से जब हम PB फाइंड करेंगे तो देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगा, और नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने यहाँ पे सबसेट्स का एक बेसिक कंसेप्ट आप सीखा। आज हमने सेट का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा है, जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक लेवल पे बात करी, सेट का एक फ्रेमवर्क तैयार करा है कि सेट को हमें किस फॉर्म में स्टडी करना है। सेकंड लेक्चर में हम यहाँ से पावर ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और इसके आगे हम इसके नंबर ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल इसको स्टडी करें, और कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। क्लियर है? तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।